हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है, जो कि शाम को 5 बजे से लेकर के ये आपका 8 बजे तक ये चलेगा। ठीक है, जिसके क्लासेस आपको आज एक डेमो क्लास मिलने वाला है। अभी 3 दिन आपको डेली यूट्यूब पर इसका डेमो क्लास मिलेगा। आप आराम से इसका डेमो क्लास लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि इस बैच में आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। अगर यदि ऑनलाइन आपको एडमिशन लेना है तो बघेल ट्यूटोरियल्स का प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पहले ही आपको सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस बैच दिखेगा। 70% डिस्काउंट के साथ ये बैच उपलब्ध है। प्री प्लस मेंस 14 महीने का ये रहेगा। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगी। प्री के साथ साथ मेंस का टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक, तो आपको पहले डेमो क्लास कर लीजिए। अभी हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस पहले करेंगे। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। इसके बाद आपका एक और क्लास होगा जो कि रीजनिंग का क्लास होगा, वो भी प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जल्दी जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए और मेरे को कमेंट कर दीजिए क्या सभी का मेरा आवाज सभी को क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, कैसे सीजीपीएससी के एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, और इस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर से प्री और कितने कितने नंबर से कितने कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के पेपर आपको प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको सीजीपीएससी आपको देना है। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, आपको याद रख लेना है कि सीजीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो एग्जाम लेती है, नौकरी देना इसका काम नहीं है। ठीक, व्यापम वाले बैच में नहीं होगा। व्यापम वाले बैच जो होती है वो सुबह होती है उनकी क्लासेस। ठीक है, ये सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए स्पेशल बैच रहेगी। ठीक है, सीजी व्यापम की क्लासेस के लिए अलग टाइम है। ठीक है हेमंत, उसकी क्लासेस सुबह। उसकी क्लासेस में आज मैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास शुरू किया हूं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ट्राइब्स चल ही रहा है, उसके बाद उसमें ज्योग्राफी शुरू होगा। ठीक, वो उसमें भी पढ़ेंगे बट वो अलग टाइमिंग पे पढ़ेंगे। ये स्पेशली प्री प्लस मेंस का बैच है। तो सीजीपीएससी जब आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो आपको यह पता ही होगा कि हर साल के फरवरी का जो सेकेंड वीक होता है उसमें हर साल आपको प्रारंभिक परीक्षा होती है। अभी 2026 में अभी होगा, 2025 का प्रीलिम्स होगा। ठीक है, तो एक साल पीछे हमारा कैलेंडर चलता है, आप सभी को पता होगा। प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो 2 प्रश्न पत्र एक ही दिन में आपको 2 पेपर देने होते हैं। ये देना होता है सुबह 10 से 12 का टाइमिंग होता है। सुबह 10 से 12 इसको देना है, और दोपहर को उसी दिन 3 से 5 बजे तक आपको सी सेट या प्रश्न पत्र, मतलब दूसरा जिसको हम सी सेट भी कहते हैं, इसे हम सामान्य अध्ययन, इस प्रश्न पत्र एक को हम सामान्य अध्ययन या जीएस कहते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न मिलेगा, एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर, इस तरीके से 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र मिलेगा। अवधि आपको इसमें 2 घंटे की मिलेगी। ठीक है, क्लियर? उसी तरीके से आप जब 3 से 5, उसी दिन आपको जब शाम को आप जाएंगे 3 से 5, तो आपको योग्यता परीक्षा या इसी को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है, सी सेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक उत्तर सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, और इस तरीके से आपके 200 नंबर का ये भी पेपर हो जाएगा। अवधि इसके लिए भी कितने मिलेगी? 2 घंटे का। ठीक है, अब ठीक है, अभी आवाज ठीक आ रहा है? चलिए, चले आगे। आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्या रूपल? आवाज थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है क्या? ठीक है, बन जाएगा। चलिए, इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमको जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जीएस में हम देख पाएंगे कि सामान्य अध्ययन, जैसे जीएस में हमारा
जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और इस 100 क्वेश्चन को 50-50 के रेशियो में बांटा गया है। 50% क्वेश्चन आपका जो आएगा वो, ठीक है, 50% क्वेश्चन जो आएगा आपका इंडियन जीएस से आएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान वो भी कौन सा, इंडियन जीएस से आएगा, जिसमें हमको भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामय की घटनाक्रम और पर्यावरण, इतने सब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, एक क्वेश्चन यदि आपने सही किया तो 2 नंबर, और गलत करने पर 1/3 थी माइनस होता है, ठीक है। दूसरा सेक्शन हो जाएगा, अगला 50 क्वेश्चन जो आपका आएगा वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, ठीक है, साहित्य के साथ साथ संस्कृति जनौला वगैरह आपको देखना है, छत्तीसगढ़ की जनजाति देखना है, परंपरा तीज त्योहार देखना है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा देखना है, छत्तीसगढ़ में उद्योग जल खनिज संसाधन देखना है, और छत्तीसगढ़ में समसामयिक घटनाक्रम यहां भी आपको देखना है। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्रश्न पत्र नंबर 1। इतने सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर हम चलेंगे कहाँ भाई, प्रश्न पत्र नंबर 2, जिसको योग्यता परीक्षा कहेंगे। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और अंक कितना होगा, 200, और 2 घंटा इसके लिए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका संचार कौशल से क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड, चलिए। उसके बाद संचार कौशल से क्वेश्चन आएगा, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण जिसको डिसीजन मेकिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणित, या सीधे सीधे मैथ्स और रीजनिंग आप बोल सकते हैं। हिंदी आएगा, छत्तीसगढ़ी आएगा। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, ये 4 मेजर पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन और यहाँ से आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 200 अंक का आपका क्या हो जाएगा, सी सेट। अब हम मेंस में जब आएंगे तो मेंस में आपका टोटल कुल 7 पेपर होंगे। ठीक है, एक पेपर सही करने पर आपको पूरा का एक जो पेपर होगा वो आपको 200 मार्क्स का होगा। इस तरीके से कुल अंक 1400 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में देखेंगे तो प्रश्न पत्र जो 1 होगा वो भाषा का होगा, जिसमें कुल 200 अंक के पेपर होंगे, और 3 घंटा इसको आपके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अब ये भाषा में आपको क्या क्या देखना है, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है, इस सामान्य हिंदी से आपके 100 प्रश्न, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर है ना, ये मार्क्स है। टोटल 200 में से 100 नंबर आपका हिंदी से, 50 नंबर आपका अंग्रेजी से, और 50 नंबर आपका छत्तीसगढ़ी से आएंगे। कहाँ से, तो इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर 1 हो जाएगा। प्रश्न पत्र 2 में आपका निबंध रहता है, 200 अंक का ये भी होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 आपको निबंध दिए जाएंगे। 750 शब्द में आपको एक निबंध, कोई एक निबंध लिखना है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे पर निबंध लिखने आएगा, 2 दिया जाएगा, उसमें से 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ, तीसरे नंबर का पेपर, जो कि आपका सामान्य अध्ययन पहला कहलाता है, जीएस पेपर 1 कहलाता है। इसमें भारतीय इतिहास के 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा भाग होता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास से 75, 75, 50, 75, यही रेशियो आने वाले 4 पूरे पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन 2, वो भी 200 नंबर, 3 घंटा। इसमें विज्ञान से आपके 75 नंबर के क्वेश्चन, योग्यता परीक्षण एवं बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है, मैथ्स और रीजनिंग से 50। ठीक है, और साइंस से आपके 75 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर नंबर ये 4 हो जाएगा। प्रश्न पत्र नंबर 4 नंबर हो जाएगा, प्रश्न पत्र का नंबर 4। और जीएस का पेपर हम देखेंगे तो 2 नंबर का। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर ये होता है, दूसरा ये होता है, लेकिन पेपर नंबर 4 होता है। फिर पेपर नंबर 5 में अगर हम चलेंगे
तो यहाँ भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से 75 नंबर का क्वेश्चन, भारत का भूगोल से 50 नंबर का क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ के भूगोल से 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो अभी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे पेपर नंबर 6 में। पेपर नंबर 6 समान अध्ययन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको दर्शन शास्त्र से 75 क्वेश्चन, 75 नंबर के क्वेश्चन, समाज शास्त्र से 50 नंबर और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है वहां से 75 नंबर का आपको, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और सारा जनजाति वगैरह इसी में आ जाएगा। ठीक है, बनेगा। उसके बाद आप चलेगा 7वां नंबर का जो पेपर है और सामान्य अध्ययन का ये कौन सा हो जाएगा, 5वां नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून से 75 नंबर के क्वेश्चन। इसका भी, इस पेपर नंबर 7 का भी हम डेमो आपको कराने वाले हैं, तो क्लास के साथ बने रहिए। बघेल ट्यूटोरियल के साथ एक एक सब्जेक्ट का आपको डेमो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल एवं घटना एवं संगठन से 50 नंबर के क्वेश्चन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था एवं मानव विकास योजनाओं से आपका क्या हो जाएगा, तो मानव विकास योगदान से यहाँ से आपके 75 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं 75-75 का दो मतलब क्या हो जाएगा 150 और 50 नंबर का एक सेक्शन है। इस तरीके से 200 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट किया जाएगा। तो इस सेक्शन को आपको लिख करके रख लेना है कि कौन से सेक्शन से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाला हूं, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के किस सेक्शन, पहले तो हम देखेंगे कि भूगोल से यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं 75 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है भूगोल से, तो भूगोल से हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अभी क्लास वाइज के साथ मैंने क्या किया है कि जितना भी भूगोल के क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, ठीक है, उन भूगोल के क्वेश्चन को 2 नंबर का एक साथ, 4 नंबर का एक साथ, 8 नंबर का एक साथ, जहां जहां से जितने जितने छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आए हैं सभी को मैंने एक पैटर्न पे सेट किया है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन सारे क्वेश्चन पेपर को साथ में हल करते भी चलेंगे और साथ में मैं आपको लिखवाते भी चलूंगा। ठीक है, तो हमको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी यहाँ करनी होगी। बनेगा? ठीक है, ऑनलाइन। तो ये हमारा हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए रहेगा तो बघेल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बनेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बता देते हैं। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट सत्यम विहार कॉलोनी रायपुरा रायपुर में है। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें होगी। ऑफलाइन क्लास में आप क्लास में जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं आप भी बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल मैंने शुरू किया। छत्तीसगढ़ एक राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ एक राज्य बनेगा कब? ठीक है, छत्तीसगढ़ एक राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। यह भारत देश का 26वां नंबर का राज्य बना। ठीक है, भारत का 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस साल छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना उस साल छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कौन कौन से राज्य बने? तो CUJ आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड याद रखना है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड याद रखना है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड, CUJ, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड तीनों के तीनों बनेंगे नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बनेगा, 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड बनेगा, 15 नवंबर सन 2000 को आपका झारखंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद 2 जून 2014 को आपको तेलंगाना राज्य बनेगा। ठीक है, तेलंगाना राज्य बनेगा, याद रखना। बनेगा? ठीक है, तो 1-9-15 CUJ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड और 2 जून 2014 को आपको बन जाएगा भारत देश का 29वां राज्य तेलंगाना स्टेट। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड और आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपका बन जाएगा क्या? ठीक, आवाज वगैरह अभी क्लियर आ रहा है वीडियो? छत्तीसगढ़ के बारे में हमको पढ़ना है।
छत्तीसगढ़ एक स्टेट कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ एक राज्य बना, वो जो हमारे इंडिया का, भारत देश की अगर बात करें इंडिया की, तो भारत देश का ये 26 नंबर का स्टेट था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट कब बनेगा? तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, किससे अलग हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश से अलग हो जाएगा। फिर 9 नवंबर 2000 को इंडिया का 27 नंबर का स्टेट बनेगा, आपको उत्तराखंड बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हो जाएगा। 15 नवंबर सन 2000 को 28वां राज्य बनेगा झारखंड, जो कि बिहार से अलग हो जाएगा। और 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनेगा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हो जाएगा। बस इतना ही पढ़े हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आ जाना है। अब आ जाना है हमको 2019। कहाँ जाना है? 2019। इस 2019 में आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौन? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखना है। और साथ ही होम मिनिस्टर कौन? तो अमित शाह को याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला एरिया आपको जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था पहले। ठीक है, बनेगा। ये कौन सा राज्य हुआ करता था पहले? जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। इस जम्मू कश्मीर स्टेट को 2019 में, अच्छा, ये इस यहाँ आर्टिकल 370 लगा हुआ था। लगा था आर्टिकल आर्टिकल तो आर्टिकल है, तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट बोलता था। ये आर्टिकल 370 ये बोलता था कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, बाकी स्टेट से स्पेशल है, एक विशेष राज्य है। समझ आ रहा है? ठीक है, क्या नाम आपका? हाँ ठीक है। क्या बोलता है जम्मू कश्मीर में? आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, वो क्या बोलता है कि जो भारत के अन्य राज्यों से अलग राज्य है, कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, ठीक, बनेगा। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, किसी भी कोने में सरकारी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन भारत के अन्य किसी भी राज्य का व्यक्ति कोई भी ना जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकता है, ना तो रह सकता है, ना तो वहां की लड़की लड़के से शादी कर सकता है, ना तो गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। वहां का अलग फ्लैग रहेगा, वहां का अलग, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान है वैसे ही वहां का अलग एक राष्ट्रगान रहेगा। समझ लो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक ही, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही देश में दो देश चल रहे हैं इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो इसी को क्या किया गया, आर्टिकल जो 370 है, इस आर्टिकल 370 को 2019 में मोदी जी और अमित शाह जी ने खत्म किया। और जम्मू कश्मीर जो एक अलग राज्य हुआ करता था, इस अलग राज्य ना होकर के अब जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया, यूटीज में बढ़ गया। को बना दिया गया जम्मू कश्मीर, को बना दिया गया लद्दाख। क्या बना दिया गया? लद्दाख। याद रखना है। फीस वगैरह की सबकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे देते चलूंगा। ठीक है समीर, अभी 70% ऑफ चल रहा है सभी कोर्स में, ऑनलाइन वाले में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं फीस वगैरह क्लास का सारा आपको बता दूंगा। और इस तरीके से 2019 में एक राज्य गया, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, स्पेशल राज्य से भी हटा दिए, स्पेशल राज्य से तो हटा ही हटा है, साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं रहा, वो दो केंद्र शासित यूटीज में बढ़ गया। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया? एक जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 2019 तक भारत देश में टोटल कितने स्टेट हुआ करते थे? 29 हुआ करते थे। टोटल 29 था, 2014 में 29 स्टेट हो गया था। अब 2019 में अब क्या किया गया, चूंकि एक राज्य हट गया, अभी एट प्रेजेंट अगर आपको भारत में पूछा जाएगा तो 28 स्टेट है। कितने राज्य हैं भारत देश में? 28 स्टेट है। और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटीज कितने हैं? तो 8 है, याद रखना है। कितने यूटीज है? 8 है, याद रखना है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। बनेगा। छत्तीसगढ़ एक अलग, फिर से 1 सेकेंड 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज करेंगे। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो भारत देश का 26 नंबर का राज्य बना। छत्तीसगढ़ जिस साल राज्य बना उस साल छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से राज्य बने? तो CUJ याद रखना है। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ बनेगा 1 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को बनेगा उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को बनेगा झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होगा उत्तराखंड, बिहार से अलग होगा आपका झारखंड।
फिर 2 जून 2014 को भारत देश का 29वां राज्य तेलंगाना स्टेट, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होगा। अब 2014 तक तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन स्पेशल राज्य दिया गया था 2019 से पहले किसको, जम्मू कश्मीर को। अब ना तो वो राज्य रहा, ना तो वो स्पेशल राज्य रहा, तो अब ये 2 यूटीज हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले 6 यूटी थे, अब ये 2 और बढ़ गए। इस तरीके से यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं और राज्य 28 हो गए हैं। 29 से 1 कम होकर के 28 हो गए हैं, याद रखना। बनेगा, बनेगा, याद रहेगा। थोड़ा सा याद रखेंगे धीरे धीरे तो और चीजें अच्छे से क्लियर होगी, बन जाएगा। चलो अब देखो इसके आगे कहानी। अब देखो ये हमारा जो भारत देश है, ये हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश का अगर एरिया आपको पूछा जाए 3287,263 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 32,80,087,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है हमारा पूरा भारत देश। ठीक, बनेगा, याद रहेगा। अब देखो, अब ये इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को कोई अकेला व्यक्ति संभाल सकता है क्या? नहीं संभाल सकता। तो ये पूरे देश, इतना बड़ा एरिया को हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या हमने नाम दे दिया, देश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पूरे को देश नाम दे दिया, कंट्री नाम दे दिया। ठीक है, अब इस देश को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, उसको हम राज्य बोल दिए। ठीक है, जैसे कि देश में प्राइम मिनिस्टर साहब इसको संभालेंगे। कौन संभालेगा? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री साहब इसको संभालेंगे। उसके हेल्प के लिए राज्य में सीएम साहब होते हैं। ठीक है, क्यों? अकेला व्यक्ति तो संभाल नहीं सकता, इसीलिए क्या किया गया, इस पूरे देश के एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, नाम उसको दे दिया गया राज्य, और राज्य में बैठा दिया गया सीएम साहब को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में किसकी सहायता करेगा? पीएम की। ठीक है, अब ये राज्य भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो राज्य का एरिया, जैसे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को जो एरिया है 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है, 1,35,000। अब ये भी बहुत बड़ा एरिया है। अब यहां मैं यूटीज क्या है इसको भी बता देता हूं। तो ऐसा एरिया जो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको राज्य बनाया जा सके, और इतना छोटा भी नहीं है कि किसी राज्य के अंदर डाला जा सके, तो उसको क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि अगर मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है, ठीक है, मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है, तो मेरे फैमिली में मेरे को काम दिया गया, एक काम करो भैया, तुम्हारा फैमिली में फंक्शन है, जैसे बड़े भाई की मेरे घर में शादी है, तो एक काम करो भैया, तुमको पूरा जिम्मेदारी निभाना है। तो मैं क्या किया भैया, इतना सारा जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे निभाऊं? तो मैंने क्या किया, उसको 4 मेरे दोस्तों को बुलाया, भाई एक काम कर, तू फोटो वाले को देख ले, तू बाजा वाले को देख ले, तू कैटरर को देख ले, और तू जो है गाड़ी वाड़ी को देख ले। तो मैंने क्या किया, अपने काम को क्या किया, 4 लोगों को बांट दिया, क्योंकि वो बड़ा बड़ा काम था। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, जैसे फोटोग्राफर वाले को, या आजू बाजू किसी को बुलाना है, फोन करना है, किसी को कॉल उठाना है, तो वो काम मैंने अपने पास रख लिया, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको किसी को देने का जरूरत है। तो बस वही सिस्टम है कि ऐसे बड़े बड़े काम जो केंद्र नहीं कर पा रही, उसके लिए अलग से राज्य बना करके उसको दे दिए, एक काम करो भैया आप संभालो। ठीक है, कुछ काम जो छोटे मोटे काम है, जैसे कि वो इतना बड़ा एरिया नहीं है कि वहां अलग से एक गवर्नेंस बॉडी बैठाना पड़े, तो उसको क्या कर दिया गया, यूटीज बना दिया गया, और यूटी में डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है? केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो काम अपना खुद करती वहां, जैसे कि छोटा मोटा काम मैं खुद कर रहा हूं, तो उसी तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो राज्य को फिर छोटा, अब राज्य का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो इसको फिर छोटे हिस्से में काट दिया जाता है, और इसको बोला जाता है आपका डिवीजन, या कहा जाता है क्या, संभाग। को बोला जाता है डिवीजन या संभाग। इसको बोला जाता है कंट्री या देश। देश के नीचे रहता है कौन सा? राज्य। राज्य के नीचे संभाग, या क्या रहेगा? डिवीजन। इस डिवीजन में रहेंगे कमिश्नर साहब, इसको संभालेंगे। कौन? कमिश्नर साहब यहाँ रहते, जो एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी हेल्प करेंगे? सीएम साहब की। फिर डिवीजन को फिर छोटे हिस्से में बांट देते हैं, इसको जिला बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। जिले में रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिसको आप कलेक्टर बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब किसकी हेल्प करेंगे गवर्नेंस में? कमिश्नर साहब की। ये इनकी हेल्प करेंगे, ये इनकी हेल्प करेंगे, और ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है,
जिले से फिर छोटी इकाई हम चलेंगे तहसील, इंग्लिश में भी तहसील ही बोला जाता है इसको, ठीक है। तहसील में रहेंगे तहसीलदार साहब, और ये तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी हेल्प करेंगे? डीएम साहब या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की हेल्प करेंगे। फिर तहसील से फिर छोटी इकाई आ जाएगी ब्लॉक, या जिसको हम बोलते हैं विकास खंड। विकास खंड में ब्लॉक ऑफिसर बैठा रहता है, विकास खंड अधिकारी बैठा रहता है जो कि तहसीलदार की हेल्प करेगा। और विकास खंड से नीचे आ जाएगा ग्राम, ग्राम में बैठा होता है कौन? सचिव, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक पूरा हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया हुआ है, प्रशासनिक इकाई बनाई हुई है जो एक दूसरे की मदद से चलती है, और इस तरीके से भारत देश को चलाया जाता है। समझ आ रहा है? ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसको याद रखना है, बनेगा। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि भैया सबसे ऊपर क्या रहता है? देश। देश को हम छोटे हिस्से में बांटे राज्य, जिसको जो ज्यादा छोटे नहीं थे, इतने बड़े नहीं थे, ना तो इतने छोटे थे, बीच के थे, उसको केंद्र के अंदर में रख दिया, यूटी बोल दिया गया, ठीक है। राज्य को फिर छोटे हिस्से में बांटे, संभाग या डिवीजन बोल दिया गया। संभाग को फिर छोटे हिस्से में बांटे, डिस्ट्रिक्ट या जिला बोल दिया गया। फिर छोटे हिस्से में बांटे, उसको तहसील बोल दिया गया। तहसील को फिर छोटे हिस्से में बांटे, ब्लॉक ऑफिसर बोल दिया गया, ब्लॉक बोल दिया गया, ब्लॉक में ब्लॉक ऑफिसर, फिर छोटे हिस्से में ग्राम। तो इस तरीके से सोचो, देश से लेकर के एक छोटे गांव तक का गवर्नेंस चलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और नहीं समझ आ रहा है तो दिक्कत हो तो बताना है, ठीक। तो ये हमारा सिस्टम चलता है। अगर आपको कल के डेट में कोई पूछे, कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि भैया ये बताओ, देश, राज्य, संभाग, जिले, तहसील, ये सब सारा चीज जो बना है, इसे एक्चुअल में बोला क्या जाता है? तो आपको ये बताना है, ये सब क्या चीज है पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि भारत देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या भारत देश को कंटिन्यूअसली फ्लुएंट रूप से या एकदम अच्छे तरीके से वहां गवर्नेंस करने के लिए हमने ये सारी चीजें, सुविधाएं बनाई हैं। इसको प्रशासनिक इकाइयां या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रशासनिक इकाइयां या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो क्योंकि हमारा गवर्नेंस, हमारा प्रशासन पूरे भारत देश सही तरीके से चले, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे कि आप लोग, हम सभी अभी गुजरे किससे? कोविड से, ठीक है। अब देखो गवर्नेंस कैसा होता है। जब ऐसा लगा कि पूरे भारत देश में कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, तो वहां निर्णय कौन लिया? डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 21 दिनों के लिए पूरे भारत देश को लॉक कर दिया, ठीक। पूरा लॉक हो गया, अपन सब लॉक थे। अब क्या हुआ? धीरे 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 कोविड कम होता गया, वैक्सीनेशन वगैरह धीरे धीरे आते, तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन ओपन किया। लेकिन उन्होंने सीएम साहब, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि भैया यदि आपको लगता है कि आपके स्टेट में बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा है या बहुत ज्यादा नुकसान है, तो अब आप डिसीजन लीजिए। तो कहीं ना कहीं पीएम साहब का लोड कम हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन डिसीजन ले रहा है? अलग अलग स्टेट के सीएम साहब ले रहे हैं, तो पीएम साहब का लोड कम हो गया, काम कम हो गया। अब सीएम साहब ने देखा कि नहीं भैया, मेरे पूरे राज्य को बंद करने का जरूरत नहीं है। एक छोटे से, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिवीजन में बहुत ज्यादा था। तो सीएम साहब ने बोला एक काम करो, पूरे छत्तीसगढ़ को लॉक ना करके दुर्ग और दुर्ग से कनेक्टेड जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बस लॉक रहने। तो अब क्या हुआ? सीएम का हेल्प कौन कर दिया? कमिश्नर। तो जहां जहां जो जो डिवीजन था, ठीक है, तो वहां या बोले भैया एक काम करो, पूरा का पूरा दुर्ग डिवीजन को ब्लॉक रखने, तो बाकी डिवीजन को खोल दो। तो अब वो कमिश्नर डिवीजन हेल्प वो लिया डिसीजन, सीएम फ्री हो गया। फिर अब देखेंगे, अब ये सिर्फ दुर्ग जिले में ज्यादा है, बाकी जिलों में नहीं है, तो सिर्फ वहां का कलेक्टर डिसीजन लिया, खोलना है तो खोलो, नहीं तो नहीं। तो बोले कलेक्टर साहब बोले नहीं अभी मत खोलो, बहुत ज्यादा है। वहां से फिर देखा गया नहीं पूरे जिले को नहीं, कुछ कुछ जगह में तहसीलों में है, वहां तहसीलदार डिसीजन लिया, ब्लॉक करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर वहां छोटा ब्लॉक अफसर, छोटे में ग्राउंड। तो इस तरीके से देखिए एक दूसरे के डिसीजन से छत्तीसगढ़ का एरिया 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। बनेगा प्रशांत? 1,35,000 को याद रखना है छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक। बाकी इसके आगे नहीं जाना है। 1 लाख कहीं 191 होगा, कहीं 2 होगा, 194 होगा, उसको नहीं जाना। तो इस तरीके से सब एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और भारत देश का गवर्नेंस सही से चलता है, ठीक है? बन जाएगा। अरे इधर याद नहीं रखना है भाई, कहीं 193 मिलेगा, 93 मिलेगा, 94, 1,35,000 को याद रखना। चले आगे। अब देखो ध्यान से, अब मैं कुछ डेट लिख रहा हूं, इस डेट को याद रखें। 4 हम डेट लिख रहे हैं, इस चारों डेट को आपको याद रखें।
है। सबसे पहला डेट आपको याद रखना है डेट 1860 के बाद आपको याद रखना है 19 याद रखना है 1905 के बाद आपको याद रखना है 19 और 1956 के बाद आपको याद रखना है सन 2000। तरीके से आपको 4 डेट और चारों डेट आज के बाद नहीं भूलना। ठीक है समीर, ठीक है। बनेगा 1861, 1905, 1956 और सन 2000। ये डेट को नहीं भूलना है। कौन कौन सा? 1861, 1905, 1956 और सन 2000। 1861, 1905, 1956 और 2000। अब ये क्यों याद रखना है सर, इसके बारे में भी आपको बताते चलता हूं, ध्यान से समझते चलना। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, 1757 1757 के आसपास प्लासी और बक्सर का जब युद्ध हुआ, प्लासी के बाद बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ, पहले प्लासी हो गया फिर बक्सर हो गया। यहां से हमारे जो भारत देश के राजा लोग जो है वो हारते हैं अंग्रेजों से, और भारत में कहा क्या हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाता है। कौन सा गवर्नमेंट आता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, या यहाँ ब्रिटिश शासन आ जाता है, भारत गुलाम हो जाता है। समझ आ रहा है? आगे आगे नहीं चलना है समीर, मैं जैसा वैसा आगे नहीं चलना, गलत गलत नहीं बता रहे, वो गलत है। चले आगे। 1861 में कौन था यहाँ भारत में, कौन आ गया था? ब्रिटिशर्स आ गए थे। इन ब्रिटिशर्स लोगों ने 1861 में एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया सर? तो इन्होंने बोला कि हम एक न्यू स्टेट बनाएंगे। भारत में क्या बनेंगे, बनाएंगे हम न्यू स्टेट, या एक नया राज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया राज्य बनाएंगे। ठीक है भाई, नया राज्य बनाएंगे। तो नया राज्य देखो कैसे बनेगा, मैप पूरा क्लियर रखना है ना। मैप याद रहेगा तो चीजें एकदम सॉलिड तरीके से अपन को लंबे समय तक चीजें याद रहेगी, और हर एक हमारा डाउट क्लियर रहेगा। मैप क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत जाता है। चलो ध्यान से देखते चलो। ये हमारा एट प्रेजेंट हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है, हमारा एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है, हमारा एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश ऐसा दिखता है, और हमारा महाराष्ट्र मध्य एट प्रेजेंट ऐसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बनेगा। अरे 70% ऑफ कर दिए हैं देवांगन जी, और कितना कम करोगे? ठीक है, जाके देखो। चलो बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया है, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ देना है। ठीक, क्या करना है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, उड़ीसा का संबलपुर वाला पार्ट कौन सा, प्लस छत्तीसगढ़ का पार्ट, प्लस एमपी का पार्ट, ये ऐसा। ये जो ग्रीन कलर में जितना भी एरिया मैं बनाया हूं, इसको कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंसेंस, या सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, मध्य प्रांत कहा जाता। क्या कहा जाता था? बनेगा। अंग्रेजों ने 1861 में मध्य प्रांत नाम का एक देश, एक राज्य अलग से बना दिया, और इस मध्य प्रांत में कौन कौन सा एरिया है, इंक्लूड है, शामिल है?
एट प्रेजेंट एमपी का एरिया, छत्तीसगढ़ का निचला वाला एरिया, प्लस आज का जो संबलपुर जो कि उड़ीसा में है वो वाला एरिया, तीनों एरिया मिल करके पहले एक अलग स्टेट हुआ करते थे, नाम था उसका मध्य प्रांत। यहीं से पीएससी और व्यापम ने क्वेश्चन कर लिया है, यहीं से पीएससी और व्यापम ने क्वेश्चन ये कर लिया है कि पीएससी और व्यापम ने ये क्वेश्चन किया है कि 1861 में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कौन से स्टेट का पार्ट था, तो कौन से स्टेट का पार्ट था, मध्य प्रांत का पार्ट था। ठीक है, कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, है? इसको बरार बोला जाता था पहले, क्या बोलते थे इस एरिया को, बरार। कुछ समय के बाद इस बरार एरिया को भी इस स्टेट में इंक्लूड कर दिया गया और इस पूरे स्टेट को कहा जाएगा मध्य प्रांत एवं बरार या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इस स्टेट का क्या नाम हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब से ये वाला एरिया मिला तब से इस एरिया को क्या बोलते थे, बरार बोलते थे। बरार मिल गया तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया, बन जाएगा। कब की बात है, 1861 में सिर्फ मध्य प्रांत था पहले। साथ में 1861 में ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जो ये वाला एरिया है ये पहले छत्तीसगढ़ का एरिया था, इतना संबलपुर भी पहले छत्तीसगढ़ का ही पार्ट था। इन्होंने ये बोला 1861 में कि जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका दिख रहा है इस वाले इलाके में हम तीन ठो, कितना, तीन हम नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तीन हम नया क्या बना देंगे, जिला बना देंगे। क्या बना देंगे, जिला बना देंगे। ठीक है, पहला जिला बनेगा रायपुर जिला, कौन सा, रायपुर जिला। दूसरा जिला बनेगा संबलपुर जिला, दूसरा जिला बनेगा बिलासपुर जिला, कौन सा, बिलासपुर जिला। और तीसरा जिला बनेगा संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इस तरीके से अंग्रेजों ने 1861 में एक राज्य बनाया जिसका नाम मध्य प्रांत, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में इंक्लूड था, शामिल था। और साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में तीन ठो नए जिले का बनाने का भी अनाउंसमेंट किया। कब किया है सारा चीज, 1861 में। ठीक है, बनेगा। कुछ दिन के बाद बरार को भी मिला लिया गया और नागपुर का इसका नागपुर को कैपिटल बना दिया गया। किसको कैपिटल बना दिया गया, नागपुर को। समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया। 1861 में ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया कि भैया हमने एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। तो बोले भैया ठीक है नया राज्य बनाओ, कौन कौन से एरिया को जोड़ना पड़े, कौन कौन से एरिया को जोड़ोगे। बोले सीजी वाला एरिया, थोड़ा सा संबलपुर जो कि सीजी में ही आता है वो, और किसको जोड़ दो, एमपी वाला, आज का एमपी वाला, दोनों को जोड़ के नया राज्य बना दो, मध्य प्रांत बोल दो। उसी समय वो ये भी अनाउंसमेंट कर दिया 1861 में, ये वाला जो व्हाइट कलर में जो एरिया छत्तीसगढ़ का है उसमें तीन ठो जिला बना दो, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, तीन ठो जिला भी बना दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कुछ समय के बाद ये बरार को भी जोड़ दो, तो ये अब क्या हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एट बरार। कैपिटल किसको बना दिया गया, राजधानी नागपुर बना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने, तीन जिले बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। साथ ही साथ 1861 या 1861 में छत्तीसगढ़ कौन से राज्य का हिस्सा था, तो मध्य प्रांत का हिस्सा था। और मध्य प्रांत नहीं रहेगा तो मध्य प्रांत एवं बरार है, ऑप्शन। ओनली छत्तीसगढ़ का बैच पूरा डला हुआ है, 70% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। बघेल ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां सारा चीज मिल जाएगा। कुछ आपको इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर मैं ही पढ़ाया हूँ उसमें। पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री से लेकर के आर्ट एंड कल्चर, पंचायती राज, ट्राइब से लेकर के हर एक चीज है उसमें, बहुत डिटेल है। ठीक, तब तो ये कहानी हो गया कहाँ का भैया, 1861 का। अब कहाँ चलना है, ठीक है, थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है भाई। बहुत धन्यवाद भाई हेमंत राठौर। ठीक है, अभी मैं पूरा इंडियन हिस्ट्री शुरू किया हूँ, आज से इंडियन हिस्ट्री एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है। उसका डेमो वीडियो आपको अभी यूट्यूब में मिल जाएगा, उसका भी डेमो देख लेना। इंडियन हिस्ट्री एकदम शानदार, प्री प्लस मेन शुरू किए हैं, उसको भी पढ़ना है आराम से। ठीक है, बनेगा। चलो अब आ जाते हैं 1905 में, आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, 1905 में।
1905। अच्छा, आप लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये नीचे वाला तो आप बता दिए कि मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, पर ऊपर वाला ये जो पिंक कलर वाला जो दिख रहा है वो कौन से राज्य का हिस्सा था? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिंक कलर वाला जो ऊपरी छत्तीसगढ़ का, जो आज वर्तमान में तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन उस जमाने में ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा प्लस आपका इधर चले जाएंगे झारखंड का हिस्सा, इधर चले जाएंगे बिहार का हिस्सा, नीचे चले जाएंगे उड़ीसा का हिस्सा, नीचे चले ऊपर चले जाएंगे बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश वाला इलाका, प्लस चले जाएंगे आपका कौन सा, पूरा वेस्ट बंगाल वाला इलाका। ये पूरा इतना बड़ा इलाका जो आज देखो, आज अलग से कौन सा छत्तीसगढ़, आज का आपका झारखंड, आज का बिहार, आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा और आज का बांग्लादेश। सोचिए इतना बड़ा इलाका मिल करके क्या था, एक राज्य था भारत देश का। क्या नाम था सर इस राज्य का? इस राज्य का नाम था बंगाल प्रांत। बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था इसको। क्या बोला जाता था? बंगाल प्रांत। क्या बोला जाता था? बंगाल प्रांत। आपको याद रहे, क्या बोला जाता था? बंगाल प्रांत। आपको याद रहे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1905 में, 1905 नहीं 1861 के समय से बंगाल प्रांत को देखो। बंगाल प्रांत में छत्तीसगढ़ का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, प्लस आज का बांग्लादेश। सोचो इतना बड़ा इलाका भारत देश का पहले एक राज्य हुआ करता था। अंग्रेजों को इस बंगाल प्रांत में प्रशासन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। कुछ भी योजनाएं यहां बनाते, लेकिन उस योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में, उसको पूरा करने में बहुत दिक्कत आती थी। एरिया बड़ा था, जनसंख्या ज्यादा थी, जितना ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा दिक्कतें आएगी। साथ ही साथ जब देखो कोई भी योजना का लाभ किसी को मिला तो किसी को नहीं मिला, जिसको मिला वो खुश है, जिसको नहीं मिला, अब यहाँ इस क्षेत्र में विरोध होना, विद्रोह होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो दिमाग लगाया अंग्रेजों ने, क्या किया जाए, क्या किया जाए कि यहाँ इस क्षेत्र में होने वाले विद्रोह को भी दबा दिया जाए, और साथ ही साथ, ठीक है, हमारा जो गवर्नेंस में जो दिक्कत आ रही है उसको भी हम कम कर ले। तो 1905 में उन्होंने ये दिमाग लगाया, क्यों ना इस बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया जाए और बंगाल का विभाजन क्यों ना कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। और इस तरीके से 1905 में बंगाल को डिवाइड करने का, ठीक है, या बंगाल का विभाजन करने का घोषणा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1905 में। अब भैया घोषणा तो कर दिए, पर किस बेसिस पे इसको अलग किया जाए? तो अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया कि इस एरिया में तो यार हिंदू लोग भी हैं और मुस्लिम लोग भी हैं। जितनी जनसंख्या हिंदू की है उतनी जनसंख्या मुस्लिम की भी है। क्यों ना एक काम किया जाए, इन दोनों को लड़ा दिया जाए आपस में। इन दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे साइड इनका ध्यान ही नहीं आएगा। क्यों ना इनको लड़वा दिया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कैसे लड़वाया जाए भाई, इनको पता भी ना चले और इनको हम अलग भी कर दें। तो इन्होंने भाषा को आधार बनाया, लैंग्वेज को बेस बनाया। इन्होंने ये बोला ऐसे क्षेत्र जहां हिंदी बोल रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को एक साइड किया जाए, और ऐसे क्षेत्र जहां हिंदी के अलावा कुछ अन्य लैंग्वेज, जो भी अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनको अलग किया जाए। तो इन्होंने किसको बेस बना दिया? लैंग्वेज को बेस बना दिया गया। और जब देखा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले इलाके में जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का नक्शा पहले ऐसा हुआ करता था। रायपुर जिला, बिलासपुर जिला और संबलपुर जिला, तीन ही जिले थे। अभी आपको मैं बताया, देखो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर तीन ही जिला ऐसा था, तीन ही जिला था। तो ये देखा गया कि भैया ये जो संबलपुर का इलाका है यहाँ तो उड़िया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संबलपुर के इलाके में उड़िया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संबलपुर में उड़िया बोला जा रहा है, ठीक है। संबलपुर का क्षेत्र में उड़िया बोला जा रहा है।
और संबलपुर क्षेत्र के अंदर आने वाले 5 क्षेत्र पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये 5 ऐसे इलाके थे जो किस में आते थे? संबलपुर में आते थे। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। तो ये 5 जो क्षेत्र था इसको हमने बंगाल के हवाले कर दिया, क्योंकि यहाँ क्या बोलते थे भैया, अलग करना था, हिंदी के अलावा वालों को अलग करना था। देखा गया रायपुर बिलासपुर में तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन संबलपुर में उड़िया बोल रहे हैं, इसलिए इसको अलग करो भैया, बंगाल को दे दो। जब 5 चीजें हमने दिया है तो 5 चीजें बंगाल से हम 5 क्षेत्र 5 हिंदी भाषी रियासतें हम वहां से ले लेंगे। क्या से ले लेंगे? चांग बखार, को से ले लेंगे कोरिया, ज से ले लेंगे जशपुर, स से ले लेंगे सूरज, सरगुजा और ऊ से ले लेंगे उदयपुर। चांग बखार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर। चा को जस ऊ, चा को जस ऊ, चा को जस ऊ। चा से चांग बखार, को से कोरिया, ज से जशपुर, स से सरगुजा और ऊ से उदयपुर। और इस तरीके से हमने क्या किया, चांग बखार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर का एरिया ले लिया किससे? बंगाल से। और इस तरीके से 1905 में हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा पहली बार बन करके तैयार हो गया। तो आज के बाद यदि आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का नक्शा पहली बार कब बना, 1905 आपको बताना है, याद रहेगा? तो छत्तीसगढ़ का नक्शा कब पहली बार बना? 1905 आपको बताना है। बन जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा जी ने पहली बार 1918 में, कौन भाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार 1918 में पांडु स्क्रिप्ट में या पांडुलिपि में पहली बार इस सुंदर से नक्शे को खींच करके, जैसे कि भैया मैं खींच रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई ग्राफ यूज कर रहा हूं क्या, कोई नाप तोल के बना रहा हूं क्या, हाथ से ही डायरेक्ट बना दिया, इसी को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि में पहली बार सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ का सुंदर से नक्शा खींचा, ऐसा याद रख। तो सुंदर से नक्शा कौन खींच दिया? याद रख, कौन खींच दिया? सुंदरलाल शर्मा जी। बनेगा ऑनलाइन? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो संबलपुर छत्तीसगढ़ से अलग कब हो गया? 1905 में। संबलपुर के अंतर्गत आने वाले कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र। कौन कौन से 5 क्षेत्र? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। और ले कौन कौन सा जगह लिया? चांग बखार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर। चांग बखार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर हमने ले लिया। चले आगे। अब आ जाएंगे 1947। भारत आजाद हो गया। भारत की आजादी के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। अब देखो, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो न चाहते हुए भी भारतीय जनता के पास 2 मैसेज पहुंच गया। 2 मैसेज क्या क्या पहुंचा जी? पहला मैसेज, पहला संदेश तो भारतीय जनता को यह पता चल गया कि यदि किसी प्रशासनिक क्षेत्र का एरिया या क्षेत्र अगर छोटा हो जाए तो वहां प्रशासन अच्छे से किया जा सकता है। जिस तरीके से जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से प्रशासन किया। तो न चाहते हुए भी भारतीयों तक ये मैसेज पहुंच गया कि एरिया अगर छोटा हो जाए, क्षेत्र अगर छोटा हो जाए तो वहां प्रशासन अच्छे से किया जा सकता है।
दूसरा मैसेज ये पहुंचा कि भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के पहले से ही अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग हो ही रही थी। जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज यहां से गए, तो ये मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। टेंशन में आ गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम भैया तमिल बोल रहे हैं, हमको तेलुगु बोल रहे हैं, हमको अलग राज्य चाहिए। तमिल बोल रहे हैं, अलग राज्य चाहिए। मलयालम बोल रहे हैं, अलग राज्य चाहिए। कन्नड़ बोल रहे हैं, अलग राज्य चाहिए। मैथिली बोल रहे हैं, अलग राज्य चाहिए। मराठी बोल रहे हैं, अलग राज्य चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग राज्यों को में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू टेंशन में आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया, फजल अली आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। 1953 में यह आयोग बनाया गया, फजल अली, और जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और जिसके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इन तीनों को यह कहा गया कि एक काम करिए, हम आपके नाम से आयोग बना देते हैं, और तीनों के तीनों आप लोग बढ़िया एक काम करिए, जितना घूमना चाहते हो भारत घूम लो, और घूम करके हमको ये बताना क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। और यदि आपका जवाब होगा हाँ, तो ऐसे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। इनको ये काम दिया गया, फजल अली आयोग को। फजल अली आयोग ने 3 साल घूमे पूरे भारत के हर कोने में, और उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की 1956 में। 1956 के अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भैया केवल और केवल भाषा के ही आधार पर, वैसे तो हम भाषा के आधार पर नए राज्य बना सकते हैं, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला केवल भाषा के आधार पर ही बनाया जाना यह भी सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में, ये जो सेंट्रल प्रोविंस वाला इलाका दिख रहा है, अब इसमें आ जाते हैं। भारत में कितने राज्य बने, कितने उस समय केंद्र शासित बने, क्या क्या, उसको मैं आप लोग को संविधान में सारी चीजें बताऊंगा जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस भी आपकी शुरू की जाएगी, उसको भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? तो चलिए, अब ये था भैया सेंट्रल प्रोविंस बरार। तो ये देखा गया कि भैया बरार वाले क्षेत्र में तो मराठी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मराठी। इसलिए इसको एक नया राज्य बना दिया गया। का क्या नाम दे दिया गया? महाराष्ट्र। कब बना दिया गया? 1956। लेकिन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बारी आई तो ये देखा गया, अरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में तो हिंदी जी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया लोग हैं जरूर, पर इन लोग को छत्तीसगढ़ी बोलने में बहुत शर्म आता है, जैसे आज भी आता होगा बहुत सारे लोगों को। समझ आ रहा है? छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्म आ रहा है। तो उस जमाने में भी वैसे ही था, बेवकूफ लोग ज्यादा थे, तो छत्तीसगढ़ी बोले नहीं। तो कायदे से 1956 में हमको एक अलग राज्य बन जाना था, लेकिन चूंकि भाषा को आधार बनाया गया, इसीलिए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य न बना करके मध्य प्रदेश में ही शामिल कर दिया गया, और मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश राज्य बोला गया। ठीक है, इस तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य हो गए। मध्य प्रांत एवं बरार से होना था 3, हुए 2, केवल और केवल क्योंकि भाषा के आधार पर ही बनाया गया। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी आज भी देखो बोलते ही नहीं है लोग, तो छत्तीसगढ़ी बोलना है भैया, तब काम बन ही आगे। ठीक, चले आगे। अब ये हो गया कौन सा? 1956 की बात। अब आ जाते हैं सन 2000। ठीक है, इस समय लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने वो छत्तीसगढ़ आए, और छत्तीसगढ़ आकर के उन्होंने घोषणा किया कि मेरे प्यारे छत्तीसगढ़ वासियों, आप छत्तीसगढ़ के 11 सांसद, ठीक है, अनुज सुबह आना है भाई, आप लोग को इस बैच में नहीं आना है, आना है तो सुबह आ सकते हो। ठीक है, बनेगा?
सुबह 8 बजे नया बैच है, उसमें आप आ सकते हो, बनेगा। ये प्री प्लस मेंस बैच है तो ये अलग तरीके से चलेगा। प्री प्लस मेंस की अगर तैयारी आपको करनी है तो इसमें आना है, ठीक। चलिए आगे आ जाएंगे। सन 2000 में आपको याद रखना है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने ये बोला छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है भैया, 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमएलए है, ठीक है, बन जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमपी नहीं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 11 सांसद है। तो 11 के 11 आप मेरे को जिता करके दे दो, जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो आपको एक नया राज्य बना करके दे दूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों ने फिर उनसे धोखा कर दिया और 11 के 11 सांसद जिता करके नहीं दिए। लेकिन फिर भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना वादा पूरा किया और छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बना करके दिया। तो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश हो गया भाई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का याद रखना है, किसका? ये आपका भोपाल सेंट्रल है। तो मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट, दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग किया गया, ठीक। मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा अलग किया गया, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अलग किया गया। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ भारत देश का 26वां राज्य बना। तो ये 1861 से लेकर के सन 2000 की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं, मेरे को अब ये बताओ। बनेगा? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो आज हमने क्या देखा? छत्तीसगढ़ के गठन के पीछे का इतिहास हमने देखा। कहां से कैसे इसको पहली बार कहा मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल था 1861 में, 1905 में नक्शा बना, 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी ने दिखाया नक्शा बना करके, 1956 में मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया और सन 2000 में एक नया राज्य बना, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का आज पहला डेमो का क्लास है। कल इससे पहले हम इससे आगे की क्लासेस हम कल करेंगे, ठीक है। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का ये बैच है जो आज से हमने शुरू किया है, पहला डेमो क्लास हो गया है। डेमो क्लास के साथ साथ जब ये आप बैच ले लेंगे तो ऑनलाइन में आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। आज ही जा करके आप लॉग इन कर लीजिए और कोर्स परचेस कर लीजिए। 70% ऑफ आपको कहीं अभी कोर्स नहीं मिलेगा। प्री प्लस मेंस है, ऑफलाइन के लिए सत्यम विहार कॉलोनी आना है रायपुरा में, ठीक है। आपको मैं पूरा प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कैसे क्या पैटर्न होता है, सारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सी सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और उन कितने 7 पेपर में से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, सब मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो कल हमारा दूसरा क्लास रहेगा। कल थोड़ी क्लास जल्दी होगी, 4:45 से 5 बजे के बीच क्लास शुरू होगी। आज पहला दिन था इससे थोड़ा सा लेट हुआ। कल से क्लासेस टाइम पे आपकी शुरू और डेमो क्लास आपको दिया जाएगा, हर एक विषय का दिया जाएगा पहले अभी। लेकिन हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स और छत्तीस। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोग के। अच्छा, फीस का आप लोग ऑफलाइन अगर फीस की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन कोई कोई मेरे को ऑफलाइन जो फीस है 45,000 फी है प्री प्लस मेंस का। लेकिन अभी आपको ऑफलाइन में भी डिस्काउंट मिलेगा 10,000 का ऑफ, और ये आपको कोर्स 35,000 में आपको पूरा का पूरा प्री प्लस मेंस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज 14 महीने का कोर्स प्लान आपको मिलेगा। और ऑनलाइन में तो ये 19,500 का ये कोर्स है, बहुत ही सस्ता है। प्री प्लस मेंस आपको वहां से भी मिलेगा। अगर आपको सिर्फ सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम का कोर्स करना है तो सिर्फ आपको लगभग 5,000 में आपको पूरा का पूरा सीजीपीएससी प्री और पूरा व्यापम मेरे द्वारा, उसमें इंडियन हिस्ट्री आज ही शुरू किया गया है,
उसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू करूंगा कुछ दिन बाद। अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ में जनजाति चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, मैथ्स चल रहा है और साइंस चल रहा है। तो क्लासेस आप कर सकते हैं, वो सिर्फ 5,000 में आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की क्लासेस सिर्फ आपको पूरा छत्तीसगढ़ सिर्फ आपको 2,500 लगभग, उससे भी कम में आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए बघेल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए।